अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां इस्लाहात का अमल ही मुतनाज़े हो जाए वहां बिगाड़ ही मुकद्दर होता है। हमारी तमाम सियासी जमातें इस कदर बालो नजर हैं कि अगले इलेक्शन से आगे का सोचना उनके बस की बात ही नहीं है। शायद अब कि फिर इस्लाहात नामी किसी कानून का चर्चा है जो इस्लाहात से ज्यादा फसाद का मौजब है। अब तक की कार्रवाई से ये इस्लाहात का मामला सियासी जमातों से इदारों के दरमियान वजह नज़ा बनता नजर आ रहा है और गैर महसूस कुन तरीके से लगता है कि मामला पार्लियामेंट की दस्तरस से निकल गया है। दूसरी तरफ बिलावल शहबाज की पार्टनरशिप शुरू होते ही नाकाम हो गई है। अदम एतमाद का सिर्फ ऐलान ही हो सका। अब तो हुकूमत के तेवर सख्त हो रहे हैं कि कोई बिल वापस नहीं होगा। खुशाइंद बात यह है कि जरदारी साहब ने पंजाब पर तवज्जो का फैसला किया है। सियासी जमातों को एक सूबे या इलाके तक महदूद नहीं होना चाहिए। उनके पंजाब में दौरे में क्या होने जा रहा है और आखिर इस दौरे का मकसद क्या है, इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करें सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डेप्यूटी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। फिलहाल अभी हुकूमत की जानिब से ऑन अब्बास बप्पी साहब नहीं है, यानी कि ऑपोजिशन मौजूद है। आगाज कर लेते हैं इंतखाबी इस्लाहात। आज ऑपोजिशन की जानिब से इस पर बहुत बात की गई। यहाँ तक कह दिया गया है कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को भी टेक ओवर कर लिया गया है। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान सदारती निज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये सब कुछ कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है ऑपोजिशन को इस वक्त? कुंडी साहब, पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? कायमा कमेटियों के इजलास हो रहे हैं जिसमें शिरकत हो रही है और हुकूमत कहती है अपोजिशन संजीदा नहीं है। सर, फिर कायमा कमेटियों का होने का फ़ायदा, अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं बैठना, तजावीज़ नहीं देनी, तो ये फिर क्या मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आशा ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन संजीदा नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट में उन्होंने हमेशा संजीदा किरदार अदा किया है। अगर हुकूमत ये काम करे जिस तरीके से उन्होंने बजट इजलास से पहले किया, जो 20 बिल जो बिलडोज किए, उससे पहले 10 बिल बिलडोज किए, अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट किया और डिप्टी स्पीकर को ये गवारा नहीं हुआ कि वो कोरम की जो है वो गिनती कर सके और कहते हैं मैं 3 दफ़ा कर लिया। भाई, अगर आपने 3 दफ़ा किया तो अगर अपोजिशन 10 दफ़ा भी पॉइंट आउट करेगी, आपको 10 दफ़ा गिनती करनी पड़ेगी। उसके बाद स्पीकर साहब को ये महसूस हुआ कि वो चीज़ गलत हुई और उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब है कि अपने चेयर पे बैठकर उन्होंने परसों यही बात दोहराई कि बिल्कुल मैं एक कमेटी बनाऊंगा और इसको हम देखेंगे कि अगर ये गलत हुआ है तो हम इसको रिवाइज़ करेंगे। कल जो हैं वो हुकूमत के तर्जुमान और या एडवाइज़र कहें बाबा रवान साहब आए और उन्होंने कहा कि हम तो ये वापस नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने किसी की बेइज्जती की या किसी को सुबकी दी तो वो उन्होंने स्पीकर साहब को दी, क्योंकि स्पीकर साहब ने ये बात की थी। तो ये चीज़ें अगर आप कहें कि जी हम उसमें संजीदा नहीं है, फिर आपके जब बिल इलेक्शन कमीशन में गया तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें से तकरीबन 42 या 44 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें से 30 प्लस पे जो है उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हम इसको मूव कर रहे हैं, सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जो है दोबारा इसको एक मूव कर रही है कि इस चीज़ को जो है दोबारा देखा जाए, क्योंकि इस किस्म की जल्दबाजी, इस किस्म की अगर आप वो करें और जिस किस्म के बिल यहाँ पर बिलडोज हो रहे हैं तो अमरीत की भी आपने को पीछे छोड़ दिया। ये काम तो अमरीत में भी नहीं हुआ जिस तरीके से ये लोग ये काम कर रहे हैं। अगर ये बिल डिस्कस हो जाता नेशनल असम्बली पे और अगर इसको डिस्कस कर लेते और जो मूवर्स हैं उनको भी डिस्कस नहीं करने दिया, तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अगर आप कमेटी मीटिंग्स इन टाइम बुलाते, कमेटी मीटिंग्स का अपोजिशन का काम नहीं है बुलाना, हुकूमत का काम है, उसके चेयरमैन का काम है, उसके चेयरमैन मीटिंग्स बुलाए। तो ये चीजें अगर आप प्रॉपर्ली डिस्कस और कुंडी साहब, कायमा कमेटियों के 8 से 9 इजलास हुए हैं इस मामले के ऊपर, वहां पर आपने पीपल्स पार्टी ने कोई तजावीज दी? क्योंकि हुकूमत का बार बार यही कहना है कि ऑपोजिशन वहां संजीदा नहीं है, इस्लाहात के मामले को लेकर तवज्जो नहीं करती है, कोई तजावीज नहीं है। वहां आपकी तरफ से कोई तजावीज दी गई है?
डेफिनेटली हमारी तरफ से तजावीज़ दी गई होंगी, उसके ऊपर डिसेंडिंग नोट्स भी हैं, सब कुछ है। अब अगर हुकूमत एक चीज़ कहे कि जी वो संजीदा नहीं है, क्या संजीदा? अब हुकूमत कहती है कि जो बात वो कहें उसी को मन मान लिया जाए तो गलत है। आज मुझे बताएं, ये इदारा इलेक्शन कमीशन कोई अपोजिशन को तो नहीं है। आज जो इलेक्शन कमीशन एतराज़ कर रही है, हमने तो नहीं कहा आप एतराज़ करें। आप अगर डिलिमिटेशन या सीटों की जो है वो आबादी के तनासब से नहीं बढ़ाएंगे और कहें आप वोटों के हिसाब से बढ़ाएंगे, तो फिर दूसरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे उनका एतराज़ आया है कि हमने इसके ऊपर थर्ड पार्टी जो है हमने इसके ऊपर चेक कराया जो कि फिजिबल नहीं है, तो आप कहनी हमने खामखा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगानी है। तो ऐसी किस्म की चीज़ों पर जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाए, अपोजिशन ने तो उठाए, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फिजिबल नहीं है। अब हमने तो नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत ने अपॉइंट किया है, हमने नहीं अपॉइंट किया। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, सारी दुनिया गलत है, लेकिन हमारे हुकूमत के जो भाई हैं वो सारे कहते हैं हम ठीक हैं। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती है कि सिर्फ हुकूमत ही ठीक हो सकती है, बाकी कोई ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है। सेनेटर अफनान साहब, नून लीग इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत करी। आज अब्बासी साहब बोले, एहसन इकबाल साहब ने बड़ा तफसीली बात की, उन्होंने कहा धांधली का पैकेज है ये जो हुकूमत की तरफ से इलेक्शन इस्लाहात लाई गई हैं। आप लोगों की जानिब से कमेटी अरकान की तरफ से जो इसकी इस्लाहाती कमेटी में रहे, क्या तजावीज़ दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको और आई वोटिंग को हमने रिजेक्ट किया है बुनियादी तौर पे, और हमने उसकी वजूहात ये दी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी और आई वोटिंग दोनों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर मैनिपुलेशन ज़्यादा आसानी से की जा सकती है। और ख़ाली इशू नहीं है, देखें जब से डेमोक्रेसी शुरू हुई है दुनिया के अंदर, तो ये बात हमेशा इंश्योर की गई है कि जो वोट डालने जाता है उसका वोट जो है वो सीक्रेट होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये नहीं पता चल सकता कि किसने किसको वोट डाला है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या आई वोटिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपका वोट ट्रेस हो सकता है आप तक। और अगर ये वाला मामला हो तो ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि देखें ना, अगर ज़मींदार हैं या जागीरदार हैं या बड़े ताकतवर लोग हैं, वो ये पता चला लेंगे किसने किसको वोट डाला है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर तो आपका पूरा निज़ाम बैठ सकता है। तो हमने, और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में एनानोमिटी, इसको अंग्रेजी में एनानोमिटी कहते हैं, एनानोमिटी का बड़ा इशू होता है। और अगर आप एनानोमिटी नहीं डालेंगे, ईवीएम का इस्तेमाल भी तो हो रहा है ना अफनान साहब। देखें, ईवीएम का इस्तेमाल जहाँ पे हुआ है वहाँ पे एक तो बातदरीज हुआ है, ओवर मैनी डेकेड्स हुआ है, जैसे हिंदुस्तान में हुआ है, और बहुत सारी जगहों पे ये भी हुआ है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और फिर वापस बैक ट्रैक किया है। अब मिसाल के तौर पे बरतानिया में आज भी पुराना निज़ाम है, जर्मनी ने आगे ये वोटिंग मशीन वगैरह किया था, वापस चले गए। अमेरिका में कुछ जगहों पे वोटिंग मशीन ज़्यादातर नहीं है। तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इज़ द वे फॉरवर्ड। और ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे स्टैब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखल रहा हो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इवन 2018 का इलेक्शन आपने खुद देखा है, उसके अंदर आप ईवीएम और आई वोटिंग डाल दें ताकि मैनिपुलेशन करना और आसान हो जाए, ये तो मतलब डेमोक्रेसी के जो स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़ है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। इसीलिए हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि ये एक तो इसको बुलडोज़ नहीं करना चाहिए था। जब आपने बुलडोज़ किया तो इसको आपने और कंट्रोवर्शियल कर, पहले आपने एक ऑर्डिनेंस लिया है, फिर आपने बुलडोज़ किया, अब ये सेनेट में आया है, हमने ऑलरेडी उनको तजवीज़ जो है वो देनी शुरू कर दी है कि आप ये चीज़ें निकालें इसके अंदर से। अभी 2 महीने का टाइम होता है कमेटी के पास, उसके ऊपर डिबेट हमारी उनके साथ चल रही है, और हम जो अच्छी इस्लाहात होंगी उनको हम जाने देंगे। हम ये नहीं कर रहे कि हम कोई भी नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी इस्लाहात हैं जिनकी वजह से, या कोई ऐसे मामला हैं जिनकी वजह से पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम ही क्या कहते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वो तो ज़ाहिर है फिर हम नहीं उसको सपोर्ट करेंगे और ना उसको होने देंगे। सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज अपोजिशन की जानिब से बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना तहफ़्फ़ुज़ात भरा खत आज वफाकी हुकूमत को लिख दिया है कि जो आप इलेक्शन तरमीमी बिल लेकर आ रहे हैं, उनका कहना है कि आइन से मुतसादिम है इसकी बहुत सी शिकें। फर्दर के ऊपर भी आऊंगी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, कायमा कमेटियों के इजलासों में 8 से 9 इजलासों में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बैठता रहा, उनकी इस्लाह तजावीज़ पर डिबेट नहीं होती है। आज अपोजिशन कहती है आप इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है उसके इख्तियारात को टेक ओवर कर रही है वफाकी हुकूमत। सर, ये तो आप इतना मुतनाज़े बना देंगे कि किसी को भी काबिल कबूल ना हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, ये आज का नहीं है बिल, ये इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 का है। तो इसको बेसिकली 4 साल हो चुके हैं, ये 4 साल से कौमी असम्बली में फिर रहा है, और हमारी हुकूमत में आने से पहले नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किया था।
अब हमारी हुकूमत में 2020 की सिर्फ आखिरी 4 मीटिंग्स का आपको हवाला दे देता हूं, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी। उसने 31 अक्टूबर 2020 को मीटिंग की, फिर उसके बाद 29 जनवरी 2020 को, फिर 10 मार्च और फिर 30 मार्च 2021 को आखिरी मीटिंग हुई थी। इन चारों मीटिंग्स में, जिसमें ऑपोजिशन के लोग भी शामिल थे, गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा भी शामिल था, जिसमें तमाम चीजों को बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया। उसके बाद ये कौमी असेंबली में पेश हुआ। सो ये आज की बात नहीं, बेसिकली 4 साल बाद कौमी असेंबली में पेश हुआ। दो सर, एक उस माजरत के साथ बप्पी साहब, वो जो इलेक्शन एक्ट था, आप उसके अंदर मजीद बहुत सी तरमीम ला रहे हैं और फिर उन तरमीम को सर देखिए, अगर आप लाने जा रहे हैं तो आप बात करने को तैयार हो। देखिए मगर सर बात सुने ना, आईनी इदारे के साथ तो आप कंसल्टेशन में नहीं हैं। अगर वो आपको खत लिख रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेट को खत लिख रहे हैं, वो सदर साहब के साथ जाके बात कर रहे हैं, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। आपने मेरी बात से सुना नहीं कि इन 4 सालों में लातादाद मीटिंग्स हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसके दुनिया के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने अपना डिसीजन देके उसको कौमी असेंबली को पास कराने के लिए भेज दिया। अब आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एज पर लॉ बनाना असेंबली और पार्लियामेंट का काम है, जिन्होंने अपना लॉ बना के उनको भेज दिया। अब इसके खिलाफ अगर उन्होंने इसको रेजिस्ट करना ही था तो ये जो लेटर आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री भेजा है, जो कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले अखबारों को पहले लीक हो चुका था, तो ये इस तरह भी बात को पहले किया जा सकता था। लेकिन अभी भी बात ये कि सेनेट में बिल गया है, वो स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वहां पर डिस्कस होगा और अगर कोई रिकमेंडेशन उस पर फिर भी बात हो सकती है। लेकिन एक चीज और बताऊं कि आप उस पूरे बिल में से अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उठा के इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मैं सेनेटर अफनान से, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, इससे ये पूछ सकता हूं कि इनको ओवरसीज पाकिस्तानी पे फिर आखिर क्या हो सकता है? इशू ये ना कि आपको फलानी चीज पसंद नहीं, फेयर एनफ, तो आपको पूरे 72 के 72 क्लॉज पसंद नहीं है। अब इनका एतराज ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको ननकाने का, उसको बदीन का, उसको सखर का, उसको लोरा लाई के हालात का पता नहीं है। क्या कोई ये बता सकता है कि जो शख्स 18 साल की उम्र में जब जवान होता है, उसका आईडी कार्ड बनता है, उसका नाइक कॉप बनता है और फिर वो पासपोर्ट लेके सऊदी अरब मुलाजमत के लिए, मजदूरी के लिए जाता है, तो क्या उसको पाकिस्तान के हालात का क्या बिल्कुल पता नहीं? बड़ी माजरत के साथ मैं इसके ऊपर आती हूं, ईवीएम भी और ओवरसीज पाकिस्तानी इसको अलहदा रखते हैं क्योंकि इतना मुतनाज़े कर दिया है। पहले बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। मैं ईवीएम पे बात कर लेता हूं। एक सेकंड बप्पी साहब, मैं ईवीएम पर भी आती हूं और ओवरसीज पाकिस्तानी पे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और हमें जाना भी चाहिए उसकी तरफ टेक्नोलॉजी को देखते हुए। लेकिन पहले बुनियाद पर आ जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने आज खत लिखा है, इलेक्शन एक्ट में कम से कम 49 या इससे जायद शिकों में तरमीम की जा रही है। मतलब है इलेक्शन कमीशन का बुनियादी ढांचा तब्दील होगा जितनी ज्यादा तरमीम की जा रही है, और ये ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा रहा है। सर पहले तो मुझे फरमा दीजिएगा, क्या ऑर्डिनेंस के जरिए एक आईनी इदारे के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जाना चाहिए? वो ऑर्डिनेंस जो कि चंद महीने के लिए, चंद दिनों के लिए होता है। आज से नहीं, आई थिंक आपने मिसरीड कर दिया। ऑर्डिनेंस तो आज से 1.5 माह पहले आया था, जिस वक्त नेशनल असेंबली का सेशन हेल्ड नहीं हो रहा था, उस वक्त प्रोरोग हो चुका था। तो उस वक्त क्योंकि कौमी असेंबली उस वक्त इन सेशन नहीं था, तो उस प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब तो कौमी असेंबली से पास हुआ है, अब तो वो लीगल फ्रेमवर्क की शक्ल में आ चुका है। अब वो बाइंडिंग है तमाम इंस्टीट्यूशंस पे जिसके लिए वो बनाया गया है। अब उस पर 40 इस्लाहात हो या 70 इस्लाहात हो, वो उन पर बाइंडिंग है। यस, हम उस पर फिर भी बात करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेनेटर अफनान ने फरमाया कि जी वो स्टैंड अलोन जो मशीनें हैं वो हैक हो सकती हैं, एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट है। हम बारहा इनको कह सकें कि आप इस पर हमसे बात कर लीजिए। एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट उसमें, वो तो एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसका काम है कि जिससे नादरा के रिकॉर्ड से आपके रजिस्टर्ड वोटर को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद बैलेट पेपर इशू कर देना है। अब बैलेट पेपर इशू होने के बाद 2 तरीके हैं। एक उसका काम है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड मशीन का कॉन्सेप्ट है, यानी उसने सिर्फ रिकॉर्ड करना है कि उसने ऑन बप्पी को वोट दिया है, सेनेटर अफनानुल्लाह को या आयशा बख्श को वोट दे दिया। ये रिकॉर्ड हो कि उसमें काउंटिंग होगी। और दूसरा हाइब्रिड फॉर्म है कि वो फिजिकली वहां पे कागज पे पड़ा। क्या ईवीएम हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पाकिस्तान के अंदर? क्या एक ईवीएम लग जाएगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा? देखिए आयशा बीबी पिछले 30 सालों में 1988 से लेके अब तक जितने सिस्टम आए हैं ना, उस पे किसी को कोई एतबार नहीं है। हर कभी उन्होंने कहा ये आरओ का इलेक्शन है, कभी आरटीएस का इल्जाम लगाया गया, कभी ऑपोजिशन आज कह रही है कि ये ईवीएम बैठ जाएगा तो क्या होगा? अफसोस की बात तो सिर्फ ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहा तो इनकी तरफ से कोई सलूशन नहीं है। मैं आती हूं 2 सेकंड में, ये बेहतरीन सलूशन है। मेरी गुजारिश सुन ले। मैं आती हूं अफनान साहब 2 सेकंड दीजिएगा, हुकूमत को क्लैरिटी से ले ले, मैं आप लोगों का पॉइंट लेती हूं। एक पॉइंट कह दो,
हमारी नजर में और पिछली जो अमेंडमेंट कमेटी जो बिल थी स्टैंडिंग, उसकी नजर में इससे बेहतरीन सोल्यूशन कोई नहीं है। और पिछले 6 माह में हमने लातादाद बार ऑपोजिशन से कहा कि आपके पास कोई बेहतरीन सोल्यूशन है तो आप ले आइए। दिस इज द प्रॉब्लम बप्पी साहब कि आप पार्लियामेंट में मुत्तफिका तौर पर इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नहीं कर सके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म में सोचा नहीं जा रहा। फिर जिसको ऑपोजिशन कहती है ये धांधली का पैकेज है। आज शहरी रहमान ने कहा कि तरमीम का मकसद सिर्फ अपना अगला इंतखाब सेव करना है। सर, अगर ये परसेप्शन बनेगी तो फिर उसमें तो कोई सियासी जमात नहीं सेफ हो सकती, ना आप अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। इनकी परसेप्शन और इनकी तकलीफ को समझ सकता हूं। उसकी वजह पता है कि जिस किस्म के मईशत के अशारे आ रहे हैं और जिस तरह इकॉनमी परफॉर्म करती जा रही है और जिस तरह खुशहाली का दौर आता है, इनको अब ये खौफ ज्यादा परेशान कर रहा है कि खासतौर पर इस बजट में जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 700 अरब रुपए के IMF कहने के ऊपर हम टैक्सेस लगाएंगे और 5 रुपए बिजली बढ़ाएंगे, और हमने नहीं बढ़ाई, और इनको वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि 23 में वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जीतने जा रही है। सो उसके लिए हीले बहाने तो बनाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है मेरे ऑनरेबल कुलीग से, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं है तो आपके पास कोई और सोल्यूशन है? क्योंकि मसला इलेक्ट्रॉनिक नहीं ना, इलेक्शन कमीशन एतराजात कर रहा है कि आप आइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आइन से मुतसादिम कानून साजी कर रहे हैं। सर, ये एक आईनी इदारा कह रहा है। अगर आइन से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये एक पार्लियामेंट सिस्टम का ये असूल है। हम पार्लियामेंटेरियंस इसीलिए हैं, हम आइन बनाने के लिए बैठे। इलेक्शन कमाना हमारा काम नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन हमारा काम नहीं। ठीक है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के एतराजात भी तो लेने चाहिए। चले सर, ऑपोजिशन से ले लूं मैं पॉइंट, में आपकी तरफ वापस आती हूं जी। एक तो अफनानुल्लाह साहब फरमा दीजिएगा जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर आपको तनकीद की है कि आप क्यों नहीं समझते उन्हें वोट का हक मिले। दूसरा ये फरमाइएगा कि आपके दौर में भी इस्लाहात की गई, लॉन्ग टर्म कंसेंसस क्यों नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामानी जमातें डेवलप कर पाती? आप करें तो आप पर एतराज, आज PTI करना चाहे तो आपको लगता है वो सिस्टम हाईजैक कर लेंगे। तो ये क्यों ये परसेप्शन बनती है कि जमात सिर्फ अपने आप को देखकर और अपना मुस्तकबिल देखकर वो कानून साजी कर रही है, अवाम और निज़ाम को मुकम्मल और मजमूई तौर पर नहीं देखती? देखें, जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इसको वोट का हक देने का मामला है, उसके अंदर हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उनको ज़रूर वोट देने का हक देना चाहिए, मगर हम जो उसका मैकेनिज़्म है उसके ऊपर जो है वो PTI को सपोर्ट नहीं करते, जिसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी हल्के में आप वोट डालते, मतलब जो भी आपका इधर आपका वोट रजिस्टर्ड होगा, आप उधर आई वोटिंग के थ्रू वोट डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैनिपुलेशन का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर इसका तरीक़ाकार ये था कि आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते, जैसे एक UK को कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते, यूरोप को बना देते, एक सऊदी अरेबिया को बना देते, और उनकी जो मुख्तलिफ सीटें होती हैं उधर आप वोट करवा देते, और बेशक वोटिंग का टाइम ज़्यादा रख देते क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ज़ाहिर 10-15-20 दिन में वोट आते रहते। उसके बाद जो भी जीतता हुआ कि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ले, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंट कर लेता। हमारा ये ख्याल था कि इस तरह ये मामले को लेकर चलना चाहिए। लेकिन जो बात जो PTI के साथ पहले भी प्रॉब्लम रही है और अभी, और ज़ाहिर है ये इनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। देखें, हमने इलेक्शन एक्ट 2017 कॉन्सेंसस से पास करवाया था, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके अंदर। हमने 18वीं तरमीम में पीपल पार्टी को कॉन्सेंसस के साथ सपोर्ट किया था। काम वही दूरस होता है जो कॉन्सेंसस से डेवलप किया जाए। जब आप बुलडोज करते हैं, आपने कॉन्सेंसस से तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद वापस ली अफनानुल्लाह साहब, तो सुन ले उनकी बात। अभी आपने तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद भी तो वापस, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, बात ये है कि हम इस पे इनको नहीं सपोर्ट कर सकते। मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि एनानिमिटी का इशू अभी भी इन्होंने कहा कि हमें ये पता है कौन किसको वोट डालेगा, क्योंकि ज़रा जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में थम करूँगा, अपने चॉइस डालूंगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। जब वो रिकॉर्ड हो जाएगी तो एनानिमिटी खत्म हो गई, यही वाली बात। अच्छा, और मजे की बात बताऊं कि ये PTI वाले 2017 में ये सारी की सारी डिबेट हो चुकी है। इसके ऊपर ये भी हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंप्लीमेंट भी हुई है कुछ दफ़ा, 1-2 हल्कों में इलेक्शन हुआ, उसमें EVM को यूज़ भी किया है, और उसके बाद ये फैसला किया है कि ये कई 100 अरब रुपए का सामान जो हम इकट्ठा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, ये जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो जिन्होंने इलेक्शन रिग करने हैं उनको और सपोर्ट होगी और आसानी होगी। ये बेसिकली PTI चाहती है कि बजाय इसके कि 3,70,000 जवानों को मोबिलाइज किया करके इनको जितवाया जाए, जैसे 25 जुलाई 2018 को किया गया था, वो अब हर दफ़ा तो नहीं होगा ना। तो इन्होंने अब ये नया फार्मूला लेके आए हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के थ्रू मैनिपुलेशन करेंगे इलेक्शन रिजल्ट के साथ, और फिर दोबारा जीत जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर तो गेम में तो वो जीतते नहीं है किसी भी सूरत। ये मेरे भाई ऑन अब्बास पब्बी साहब को भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 11 इलेक्शनों में जमनी जो है वो कह रहे हैं कि आपको पता है आप हीले बहाने कर रहे हैं, उन्होंने जीतना है, आपको लग रहा है कि आपने जीतना है। कैसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जमनी इंतखाबात हुए, मैं बताता हूँ ना। देखिए, जमनी इंतखाबात हुए, हम जीते, फिर मैंने जो बात की है ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे कौन सा निज़ाम होगा। भाई, जिस दुनिया का बेहतरीन निज़ाम भी हो,
मैं कहता हूँ अमेरिका का हो, बरतानिया, जहाँ मर्जी का निज़ाम लाएं, अगर उसके अंदर आप गार्बेज इन करेंगे, दूसरी तरफ से गार्बेज आउट होगा। अगर उसको चलाने वाले ही क्या कहते हैं फ्रॉड करेंगे तो मसला और ज्यादा खराब होगा। आप हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे किसी को इलेक्शन रिक करने के लिए। इससे बेहतर पुराना निजाम है कि आप लॉ पे 3,70,000 जवान और नहीं, मुझे कुंडी साहब को शामिल करने थे। बप्पी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। कुंडी साहब, ये आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सब इत्तेफाक कर जाएंगे, सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल रखती हूँ। हम ईवीएम मशीन जो है वो सारी उनको हमने कर दी है। सारी जगहों के ऊपर जो प्रेस क्लब्स के इलेक्शन है, बार काउंसिल्स के इलेक्शन है, वो अब हम ईवीएम मशीन्स पे करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस हो जाएगा। फरमाइएगा कुंडी साहब, वो हुकूमत पर एतमाद है कि सबका कंसेंसस हो जाएगा, और शायद अपनी जगह ठीक भी है कि अपोजिशन तहरीके तम एतमाद ला रही थी, कंसेंसस हो गया, वापस ले ली गई। अब पता नहीं तकरीर की इजाजत के लिए वापस ली या किसी वसी तर मफाद में वापस ली गई, मगर इस पर भी फिर आप लोग मान तो जाएंगे ही। देखिए आयशा, हमने जब अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जमा कराई थी अपोजिशन ने वो इसलिए जमा कराई थी जो उन्होंने बिल बिल्डोज किए थे। उस पर स्पीकर साहब ने परसों आकर ख़ुद कहा कि अपोजिशन का एतराज़ है, मैं इस पर कमेटी बना रहा हूँ, और उस कमेटी ने अगर कहा कि चीज़ गलत है तो हम उसको वापस लेंगे। उस पर जो है कल बाबर रवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको स्पीकर साहब की बात को कहा कि मैं उसको नहीं मानता हूँ स्पीकर को, और हम तो ये चीज़ नहीं मानते। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, देखें पहली बात तो है कि ईवीएम के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं, अब मेरे भाई ओन अब्बास साहब ने बात की, ये चीज़ अभी तक सेनेट में पास ही नहीं हुई, और सेनेट में जो है हमारी जो वहाँ पर शहरी रहमान साहबा है, उन्होंने ऑलरेडी आज जो है वो मूव कर लिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है और इस चीज़ को देखा जाए। अब मैंने तो कहा कि अपोजिशन है शायद हमें इन पे एतराज़ हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए वो सबके सामने। आप इलेक्शन कमीशन को पे ऐसी चीज़ें मुसल्लत नहीं कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ईवीएम मशीनों पे भी एतराज़ है, मरदमशुमारी के इशू पे भी एतराज़ है, सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी एतराज़ है। हम कहते हैं इस मुल्क में इस्लाहात हों, हम ये नहीं कहते कि इस्लाहात ना हो, लेकिन इस किस्म के इस्लाहात ना हों जिसको बगैर डिस्कस किए आप कहें कि जी 4 साल अगर पड़ा रहा, 3 साल तो आपकी हुकूमत ही, और उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 या 8 मीटिंग हुई हैं, आपने कितनी में। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं 18th अमेंडमेंट जब हुई थी उसमें कितनी अमेंडमेंट ऐसी 100+ अमेंडमेंट आई थी, उनके ऊपर 200+ मीटिंग्स हुई थी। तो ये ऐसे बिल पास नहीं किए जाते जिस तरह हुकूमत और हुक्मरान बिल पास करना चाहते हैं कि वो कहते हैं जो उनकी ख्वाहिश हो, दिली ख्वाहिश हो वो हो। हम भी कहते हैं कि जो है ओवरसीज़ को जो है वोटिंग हक दिया जाए, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। इस मुल्क में जहाँ पर RTS सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया जाता है या उसको ख़राब कर दिया जाता है, या जो भी आप उसको ग्रामर लगाएं वो हो जाता है, तो उस मुल्क में शफाफियत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर हुकूमत भी कह रही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा सिस्टम। आपको नहीं लगता कि वो ठीक कह रहे हैं, ये सिस्टम मैनिपुलेशन से निकाल देगा हमारे इलेक्शन को? आयशा देखें, ये थर्ड पार्टी, ये बकौल इलेक्शन कमीशन के हमने इस थर्ड पार्टी पे इन्होंने चेक किया है, 2008 में इन्होंने चेक किया है, जिसमें बहुत से खदशात थे। आप वो लेटर पढ़ें, अगर आपके पास लेटर नहीं है मैं आपको भिजवा देता हूँ वो लेटर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया है कि थर्ड पार्टी के ऊपर हमने इसको चेक कराया, जो कि हमें उस पर बहुत से खदशात हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसने इलेक्शन करवाना है कल। तो ये अगर ये बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमें ठीक करना चाहिए। आप क्यों बजिद हैं मशीन पे कि आप उसके अंदर फीडिंग करेंगे और PTI का वो डालेंगे और वो मशीनें जो हैं वो PTI के फेवर में चली जाएंगी। उस दिन से डरें। ओन साहब से कह रहा हूँ कि ये लव अफेयर माजी में भी लोगों का होता रहा, और ये मशीनें अगर आपके खिलाफ खुदाना खासा चल गई तो फिर आप लोगों ने फिर ड्रामा करना हो तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इतने खुश ना हो कि मशीनें जो है ना, मशीनें कभी मशीनें तो फिर मशीनें हैं, किसी के भी खिलाफ चल सकती हैं और बैठ भी सकती हैं। कुंडी साहब बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, आप बेशक इनको रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, बट मेरे सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात उठाए जाते रहे, जिस वक्त ये मीटिंग्स हो रही थी उस दौरान भी उठाए जाते रहे। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, चेयरमैन सेनेट को भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा गया कि इंटरवीन कीजिए इस मामले पे। फिर जो हुकूमत का नुमाइंदा ग्रुप मिनिस्टर्स का जाके मिला इलेक्शन कमीशन से, वहां पर उनकी तरफ से EVM पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, सब पर आप लोगों को ब्रीफ किया गया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बताए गए, और 218(3) के नीचे इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो होली सोली कराएगा। कानून साजी आपका हक है पार्लियामान का। सर, वो पायलट प्रोजेक्ट एक जो आई वोटिंग पे कराया गया, क्या आज तक पार्लियामेंट में लाके उसके नताइज पर बहस मुबाहिसा कराया हुकूमत ने,
जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजी गई आपको रिपोर्ट, ये जिस थर्ड पार्टी ऑडिट का बार बार कुंडी साहब जिक्र कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फर्म से कराया गया और जो बाहर के वोटर को शामिल करने का था, उसको भी इलेक्शन कमीशन रिलायबल नहीं मान रहा। उनके इतराजात जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो आपके लिए कहीं भी कंसीडरेबल आखिर क्यों नहीं? उनके तहफ्फुजात आपके लिए इस कानून साजी से पहले कहीं भी एड्रेसेबल क्यों नहीं थे? मैं थोड़ा सा पहले कुंडी साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं कि अगर मशीनें हमारे खिलाफ या हमारे हक में इस्तेमाल हो सकती हैं तो आरओज़ भी आपके हक में और आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी आप अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं और आरटीएस का निज़ाम भी बैठ सकता है। इस पूरे पाकिस्तान की माजी में 30 सालों में जितने इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शन पे किसी ना किस्म की कोई ना कोई हमेशा उस पर उंगलियां उठी हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेट्स गेट टुगेदर फॉर अ फेयर सिस्टम, वो सिस्टम जिसके नतीजे में इलेक्शन में ऐसे नुमाइंदे पाकिस्तान में इस पार्लियामेंट में आ सकें जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। अब NA 249 का जो इलेक्शन हुआ था, क्या सेनेटर अफनान ये बता सकते हैं कि मंदोखेल साहब जो वहां जीते थे तो 4 दिन तक वहां रिजल्ट क्यों नहीं आया? बड़ा जबरदस्त अगर सिस्टम है तो ये कह देते कि ठीक है जी, मंदोखेल साहब जो जीत गए वो बिल्कुल फेयर जीते और मुफ्ता इस्माइल सही हारा है, लेकिन इन्होंने भी इतराज किया था। तो इश्यूज हर इलेक्शन पे किसी न किसी से हवाले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहे। अब जहां तक आप ये कह रही, एक दूसरी बात शहरी रहमान साहब के हवाले से कह दूं कि सेनेट का रोल ये नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली अगर बजट पास कर देती है 28 तारीख को, तो सेनेट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। सेनेट का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर है वो दूसरे सौर पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रखा गया है। सो वो अपनी तजावीज तो दे सकते हैं और नेशनल असेंबली उसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो एक अलग इशू है। असल पावर नेशनल असेंबली के पास है जो कि उन्होंने पास करके उसको आगे भेज दिया। अब मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं ईवीएम को भी छोड़ देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को छोड़ दें। हमने जो 72 के करीब इस्लाहात दी थी उसमें से किसी दोस्त ने उनको पढ़ना गवारा ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि टोटल पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग एजेंट है वो एक अलाउड होता है, एक नुमाइंदे को। हमने उसमें लिखा कि जी 5 पोलिंग एजेंट्स वहां पे रखें। दूसरा हमने उनको कहा जी वो जो टीचर्स लगाए जाते हैं वहां पे नुमाइंदे, वो उस हल्के के या उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं होंगे, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। फिर हमने उसमें कहा कि आपने जो वोटर वहां पे लिस्टें बनानी है वो पॉपुलेशन की बेस पे न बनाएं, वो आप टोटल नंबर ऑफ वोटर की बेस पे लगाएं। फिर हमने उससे कहा कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है आइन से मुतसादिम है ना, फिर आप पहले आइन तब्दील कर लेना। और अब्बास बप्पी साहब ये जो आप बात कर रहे हैं आबादी की बजाय, सर आइन खोले ना, आइन के अंदर लिखा है ये इलेक्शन कमीशन को जो आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट में हम बैठे हैं और हमने उसको पढ़ के उसके बाद उसको भेज दिया है। अब ये उसमें आइन में तरमीम तो 2/3 अक्सरियत से हो रही होगी ना, सादा अक्सरियत से तो फिर तो बड़ा मजेदार काम है ना। एक काम करें, जब 18वीं तरमीम के सिलसिले में सारे सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं थे कि जी हुकूमत को अख्तियार नहीं 18वीं तरमीम करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है, हम उसमें मदाखिल नहीं करेंगे। ये जाके ट्राई कर ले, पीपल्स पार्टी भी जाके, नून लीग भी ट्राई कर ले, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा। मामला पार्लियामेंट में हल ना हो, ये इंतखाबी इस्लाहात का मामला हुकूमत का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में तय हो। ये तो मेरे दोस्त कह रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हमने उसको अमेंडमेंट कर दी है और हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, अब उन्होंने उसको फॉलो करना है। अब अगर अगली बात पे आ जाए, फॉर एग्जांपल आप समझती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खराब है या उसमें प्रॉब्लम है? सर मैं नहीं समझ रही खराब है, मैं ये समझ रही हूँ कि एतमाद साजी जरूरी है पार्लिमानी जमातों में। सबसे पहले पार्लियामान के अंदर आप लोगों को कभी भी पैदा नहीं हो सकता। आप पिछले एक हफ्ते की कार्रवाई उठा के देख लें, अपोजिशन के जो माइंडसेट है, मैंने 12 टॉक शोज में कहा है। और अब्बास बप्पी साहब बहुत माजरत के साथ, मैंने पहली बार देखा है कि बजट इजलास में बजट देने वाली हुकूमत अपने बजट को हवा में ऐसे उड़ा रही है। ये मैंने पहली बार देखा। ऑपोजिशन तो करती है, ऑपोजिशन तो करती है। लीडरशिप ने बजट इजलास में कोई भी लीडर इनका ऑपोजिशन का बजट पढ़ के नहीं आया। मैंने 10,000 टॉक शोज में इनसे पूछा कि आपको पता है टोटल बजट की वैल्यू कितनी है, तो कोई ये नहीं बता सका कि बजट की वैल्यू कितनी है या टैक्स रिसीट्स कितने हैं, और हमने अगर कोई टैक्स बढ़ाया तो कहां पे बढ़ाया है, एग्रीकल्चर की मद में कितने पैसे रखे हैं, हमने एहसास में कितने, किसी ने एक बजट का लफ्ज नहीं पढ़ा। सियासत बराए सियासत करते आ रहे हैं। मतलब कल एक पार्टी का लीडर फैसल कुंडी साहब मेरे बड़े मोहतरम है, उसने इतनी मुअज़्ज़ज़ किस्म की तकरीर की और एंड में जाके उसको पूरे इकोनॉमिक सर्वे में यह मिला कि पाकिस्तान में गधों की तादाद 1 लाख से ज्यादा बढ़ गई है। जहां ये माइंडसेट्स हो, जहां ये वैल्यूज हो, जहां ये मोरल्स हो लीडरशिप के, उनके साथ क्या बात हो सकती है? क्या मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ये इल्जामात दोनों जानिब से हैं। बड़ी माजरत बप्पी साहब, ये जो आप ऑपोजिशन यही बातें आपको कह रही है, तो फिर सियासत बराए सियासत कौन कर रहा है, कौन डिस्क्रेडिट कर रहा है पार्लियामान को? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ये कह रहे थे कि सियासत बराए सियासत कर रही है ऑपोजिशन। आज फिरदौस साहिबा की जानिब से क्या कहा गया, ये सुनिएगा।
नून लीग का वोट को इज्जत दो का जो नारा था, जिसकी ताबीर जो है वो ना दे सके, उसकी ताबीर वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में PTI ने दी है। जहां जदीद टेक्नोलॉजी आ जाएगी वहां वोट की चोरी चकारी रुक जाएगी, वहां वोट पे डाका डाल के इक़्तिदार में आने वाला शाही खानदान जो है उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सेनेटर अफनान साहब, हुकूमत कह रही है शफाफियत और रिलायबिलिटी लाना चाह रहे हैं वो इंतखाबी इस्लाहात के जरिए। सर, मगर हम जो कुछ देख रहे हैं, ये कहते हैं आप अपोजिशन सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, और पार्लियामान में जो हुआ गुज़िश्ता हफ्ते वो हम देख चुके, जिसकी तरफ इशारा भी किया सेनेटर ऑन साहब ने। फरमाइएगा, ये कौन बेतौकीर कर रहा है सियासत को? आप दोनों जानिब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आखिर जिम्मेदार तो आप दोनों ही हैं। देखिए, इमरान खान साहब जो है उनका एक प्लान है, वो समझते हैं, उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार भी किया है कि वो चाहते हैं कि महातीर मोहम्मद ने 25 साल हुक्मरानी की, सुहारतू ने 20 साल की, तो मैं भी अब पाकिस्तान में 20-25 साल हुक्मरानी करूं। उसके लिए वो अब जो कानून है वो उसकी परवाह नहीं वो कर रहे हैं, ना ही जमहूरी रवायात की परवाह कर रहे हैं। वो बस हर चीज़ बुलडोज करने के चक्कर में कि बस 98 में शायद 15वीं तरमीम आ रही थी, तब भी कुछ ऐसे ही था, कोई शरई निज़ाम नहीं। हमारी बहुत ख्वाहिशात तो रहती हैं हुक्मरानों की। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, मैं ये ऐसी प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि बुनियाद ये पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन होगा कि जिसके इलेक्शन से पहले ही लोगों ने कह दिया कि ये रग हो गया है, क्योंकि ये जो EVM का सारा सिस्टम है, ये हम बता रहे हैं, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ ये वाली बात। अभी इन्होंने खुद कह दिया कि ये पता होगा कि किसने किसको वोट डाला, तो एनानिमिटी कहाँ होगी? एनानिमिटी तो खत्म होगी ना, किसने किसको वोट डाला। और अगर आप एनानिमिटी निकाल देंगे सिस्टम से, तो फिर उसका वोट की सीक्रेसी कैसे रहेगी? तो आप ये बुनियादी तौर पर बदनीयती है। इमरान खान साहब 2018 का इलेक्शन भी नहीं जीते, उन्हें पता है वो 2023 का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो सारे पाकिस्तान को पता है। मैं यहाँ पे बैठ के अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो गई। करप्शन में हम पाकिस्तान 117 नंबर पे छोड़ के गए थे, 124 नंबर पे ये लेके जा चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, हुकूमत तो कह रही है आप लोगों ने बजट तक नहीं पढ़ा है ना, आपको किसी नंबर का पता है ना, बजट का मैं बता देता हूँ ना। देखें, तकरीबन 4000 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये भी पाकिस्तान की, ये 4000 अरब रुपए का वो फिस्कल डेफिसिट है जिसके अंदर इन्होंने 570 अरब रुपए का प्रोविंशियल सरप्लस रखा हुआ है, जिसमें 250 अरब रुपए का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की रसीट्स रखी हुई हैं। ये इतना अनरियलिस्टिक और ये इतना अनरियलिस्टिक बजट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने 5829 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है, जो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 साल इन्होंने जो टारगेट रखा है उनको भी पूरा नहीं कर सके। तो ये इन्होंने एक अनरियलिस्टिक, नहीं ये गलत है ना। आप देखिए, जब आपने एक अनरियलिस्टिक टारगेट रखा है, आपने उसके हिसाब से सारे बाकी बजट बना दिया, आपके पास पैसा इतना ही नहीं आएगा। इसकी सुन ले मेरी बात। अब ये 5000 होगा क्या? इनके पास पैसा तो कलेक्शन करने में क्या प्रॉब्लम होगी वैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10 से 12, मेरी गुजारिश सुन लेना, 10 से 12% से ज्यादा आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की ना इतनी कैपेसिटी है, ना इतना कोई इकोनॉमी का कोई टर्नअराउंड जबरदस्त है। उनके टारगेट, मैं वापस इशू की तरफ आती हूं। सेनेटर अफनान साहब, टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए ना। पहले साल आपने 5500 अरब रुपए का टारगेट रखा था, प्रॉब्लम ये है कि इस वोट में पैसा क्यों इकट्ठा ज्यादा करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये प्रॉब्लम है आपको। नहीं, आप मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप अनरियलिस्टिक रखिए फिगर, अनरियलिस्टिक मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मैं अनरियलिस्टिक फिगर्स रखने की वजह से होता ये है कि जो आपने बजट बनाया होता है, फर्ज करें डेवलपमेंट का, वो आप नहीं दे पाएंगे। फर्ज करें जो आपने प्रोविंशियल सरप्लस 570 अरब रुपए का किया है, वो प्रोविंसेस ऑलरेडी कह चुके हैं। पंजाब ने कहा है हमारा 125 अरब रुपए का सरप्लस है, सिंध ने कहा है 84 अरब रुपए का है, और केपी ने कहा कि बैलेंस बजट है, और सिंध के बलूचिस्तान कह रहा है हमारा डेफिसिट में है 84 अरब रुपए। तो ये 570 अरब रुपए की गलत आपने रखी ना, ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकॉम्पिटेंसी है कि जब आप अच्छा चले यहाँ बजट में इनकॉम्पिटेंसी है। देखिए मेरी बात सुने अफनान साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जो इस्लाहात का मामला है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कोई तरीकाकार है इन इस्लाहात को करने का? कोई बैकडोर चैनल के जरिए कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मुसालिहत हो जाए कि आप लोग ट्रस्ट करें? ये कोई किसी जमात के लिए तो काम नहीं हो रहा, ना किसी ने पैसा जेब से लगाना है। अवाम के टैक्स का पैसा लगना है इस पूरे निजाम के लिए, और लॉन्ग टर्म कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप हो सकता? देखिए मैं आपको बताऊं,
आज से चंद महीने पहले ईवीएम का नाम भी किसी को नहीं मालूम था। ये इनको पट्टी पढ़ाई गई है, ये खुद नहीं इन्होंने सोचा, इनको पता है। जिन्होंने इनका इलेक्शन 2000 जिन्होंने 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिक किया, उन्होंने इनको ये पट्टी पढ़ाई है कि भाई हर दफा हम तुम्हारे लिए 3,70,000 लोगों को तो नहीं मोबिलाइज करेंगे ना, बड़ा महंगा काम है, सस्ता काम करो इलेक्शन रिक करने का, ईवीएम मशीनें लगाओ और आई वोटिंग लगाओ, हमने इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो जाएगा रिजल्ट। ये तो जाहिर है इन्होंने प्लानिंग, हमेशा से इनकी प्लानिंग पुअर रही है। मुझे आज तक याद है आरिफ अलवी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी इलेक्शन कैंपेन के ज़माने में 2018 में, मेरी उनसे इस मामले पे बहस हुई और उन्होंने एग्री किया मेरी बात से, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा नहीं तुम ठीक कह रहे हो, ये ईवीएम में बड़ा मसला हो जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि जी ईवीएम बड़ा अच्छा हो गया है, आई वोटिंग बड़ी अच्छी हो गई है। सारा पाकिस्तान जानता है कि अच्छा अगर आपने सिस्टम लेके भी आना है तो आप बात तदरीज लेके आएंगे। आप पहले 5 सीटों पर कराएं, हम देखते हैं कि क्या होगा, फिर आप 20 सीटों पर, जैसे हिंदुस्तान में हुआ है। ठीक है, चलिए कमेंट ले लेने दे, मुझे फिर कुंडी साहब की तरफ जाना है। सेनेटर रॉन साहब कमेंट कीजिएगा जब वो बात कह रहे हैं कि बतदरीज आप निजाम की तरफ बढ़ें और उनको ऑन बोर्ड लाएंगे तो निजाम बन सकता है, अदरवाइज आप वोट और सर अगर ये शफाफ ना रहा और रिलायबल ना रहा तो फिर आप जिम्मेदारी लेंगे जो कुछ आप कर रहे हैं। मैंने आशिफ भी जैसे पहले कहा ना कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू खुद ही वैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया। इन्होंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं चल सकता। मैंने वैसे उनको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो है उनका काम सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है, उसका सिस्टम का नाम ही DER है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मशीन्स उसको कहते होते हैं। उसका काम सिर्फ जो बैलेट पोस्ट हुआ है उसका नंबर काउंट करना कि ऑन को वोट पड़ा, आयशा को या कुंडी साहब को या अफनान साहब को वोट पड़ गया, दैट्स इट, और उसका कोई काम नहीं। और जहां से मशीन का वो बैलेट निकलना है वो डायरेक्टली नादरा से अटैच है, उसका काम सिर्फ वेरीफाई करके बैलेट पेपर निकालना है। 2 अलग-अलग मशीनें, सो एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने पहले कहा ई सिस्टम नहीं चलेगा, फिर इन्होंने कहा आई सिस्टम नहीं चलेगा ओवरसीज पाकिस्तानी के, फिर इन्होंने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट काउंट नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको 10,000 चीजें जो 72 टोटल है ना, मैं एक एक का नाम ले दूं ना, ये किसी एक पे भी राजी नहीं होंगे। उसकी वजह पता क्या है, इनको अब जहन में ये बड़ा क्लियर हो गया है। वो तो कह रहे हैं जिन पे राजी हो सकेंगे हम राजी होंगे, जो तामीरी होंगी, कंस्ट्रक्टिव होंगी, किसी पे राजी नहीं होंगे। मैं एक ऑफर और कर दूं, अगर इन्हें राजी करने से पहले तो इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात की वजह और भी बहुत सारी हो सकती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिन लोगों की तरफ ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इस तरह का ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि वो सिस्टम आए जिस पे हम तमाम एतमाद कर सकें। यकीन जानिए, आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं या इवन कि अपर पंजाब में चले जाएं, हमारे साउथ पंजाब में आ जाएं, जिस तरह के लोग जिस सिस्टम में, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो मर चुके होते हैं ना, उनके शनाख्ती कार्ड उठा के वोट कास्ट कर दिए जाते हैं। जब आप इनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो इनसे बाला फिर कैसे, फिर तो यही तमाशा चलता रहेगा। कल आप रिग्ड कह रहे थे, आज ये रिग्ड कहेंगे, परसों फिर कोई कहेगा। हो चुके ऑन बोर्ड करते, स्टैंडिंग कमेटीज में ये लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन की तमाम को इक्वल नुमाइंदगी दी गई है, इनको ऑन बोर्ड किया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना सियासत बराए सियासत में बात चलती रहेगी और एंड पे सोल्यूशन कोई नहीं मिलना और ये उंगलियां उठती रहेंगी। मैं एक चीज और बता दूं, अगर ये 2023 का इलेक्शन जिस भी तरीके से करा ले, ये मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां के इलेक्शन हारने जा रहे हैं और ये दोनों की स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने जा रही है और ये अपने रीजंस ढूंढ लें। ये 3,70,000 लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन, सारी एक बतदरीज मूवमेंट है, ये बताने के लिए उस इलेक्शन को मलाइन करने ज़मीनी इंतखाबात में आपका हमने जनाजा निकाल दिया। साहब ये नून लीग तो कह रही है पीटीआई की जमानतें जब्त हो रही हैं, पीटीआई कह रही है कि आप दोनों को हारने जा रहे हैं, नजर भी नहीं आएंगे आप। और कुंडी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया हुआ है कि हमें ऑन बोर्ड किया इस पूरे मामले पे। सर, तो आपके ख्याल में मामला पार्लियामान से निकल गया क्योंकि आप लोग तो साथ बैठने को राजी नहीं है, तो ये कहीं और हल होगा? फिर कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखें आयशा, पहले मैं अपने भाई ओन अब्बास साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए होती हैं। आप अगर जो सीटों की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन और वोटर्स के हिसाब से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में सीटें बढ़ती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आप सीटें बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो अब कहाँ से असेंबली से चीज़ पास करके आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती है फॉर इस कॉन्ड इन्फॉर्मेशन, सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं होती है। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे तो चीज़ होगी। दूसरी बात यह देखें, हमारे अपना भी डेलीगेशन, पार्टी का डेलीगेशन भी इससे पहले इलेक्शन कमीशन गया था, इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात भी हुई थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। हम अब भी करेंगे। मेरे भाई ने सिर्फ चेयरमैन बिलावल के इस पे एतराज़ हुआ कि उन्होंने गद्दों का जिक्र क्यों किया। उन्होंने बजट में भी डिबेट की, आपने तारीख़ी डिक्टेटर की याद ताज़ा कर ली कि आपने उनकी स्पीच को ब्लैकआउट किया अपने नेशनल चैनल के ऊपर।
पहले तो खान साहब ये कहते थे कि किसी के ये तो जो है टैक्स पेयर के पैसे किसी के बाप के चैनल तो पीटीवी नहीं है। तो आज खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? उन्होंने गधों के साथ बंदरों का भी जिक्र किया और आपके वजीर को सिर्फ ये एतराज़ था कि जी वो टूटी फूटी अंग्रेजी या टूटे मुँह से अंग्रेजी बोल रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अंग्रेजी में पाकिस्तान बनाया था, उसने कोई उर्दू में स्पीच कभी नहीं की थी। तो आपको कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान पर भी एतराज़ है तो हमें बता दें कि आपके कायद-ए-आज़म के अंग्रेजी के वाले पाकिस्तान पर भी एतराज़ होगा फिर तो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अगर आपको अंग्रेजी समझ नहीं है तो हम बता देते हैं, हम उनको उर्दू ट्रांसलेशन तो उधर लगे होते हैं, वरना हम उनको कह देते हैं कि उर्दू में आपको बताते। ये इस किस्म के एतराज़ात मज़ा नहीं करते। आप अच्छा बजट, अगर मैं आज सिर्फ सवाल ये है कि आपको बहुत बेहतरीन बजट होगा, हम बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे। अगर गरीब बंदे को 2 वक्त की रोटी मिल रही होगी, सब्ज़ी फल उसको सस्ते मिल रहे होंगे, दवाइयाँ उसको सस्ती मिल रही होंगी तो हम बोलेंगे बड़ा अच्छा बजट है। अगर आप फिगर करें दिस और दैट और अंग्रेज़ी बोलें तो अंग्रेज़ी वाला बजट हमें पसंद नहीं है। हमें वो बजट पसंद है कि जब गरीब को 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से मुयसर, वो बजट हमें पसंद है। हमें वो बजट पसंद नहीं है जो कि आप अंग्रेज़ी में आके और चीज़ें बातें करें। कुंडी साहब, आटा चीनी और घी से बाहर निकले, पूरा सिंध इस वक्त रो रहा है आपकी करप्शन की कहानियों से। 13 खरब रुपए आपने एनएफसी से लिया और पूरा सिंध जो है ना, ओ भाईजान आप गरीब आदमी को नहीं देंगे, छोड़ दें यार। अच्छा कुंडी साहब आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? आप लोगों ने आगे जाना कहां? इस्लाहात को जो हुकूमत ने कर दिया, आपको मजबूरन खड़ा होना। सबसे ज्यादा महंगा कराची में बिक रहा है। आखिरी है मैं आटे घी और चीनी से भी निकल जाता हूं। अगर आप गरीब बंदे को, फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं, आप अगर गरीब आदमी को जो है वो सिलाई मशीनें दे जिसमें से डॉलर निकलते हैं फिर भी हमें मंजूर है। फैसल कुंडी साहब, आप इस बजट में वो सिलाई मशीनें रख देते हैं जिसमें डॉलर निकलते हैं तो हम भी मंजूर है। आप 6 लाख टन परचेज नहीं कर सके, इतनी आपकी कैपेसिटी है। आपके पास गंदम के जखायर मौजूद नहीं है। अभी हम जाकर इस वक्त गंदम इंपोर्ट करेंगे सिर्फ आपको देने के लिए, सिर्फ जो है ना। सर बिलाशुबा आप दोनों एक दूसरे की कैपेसिटी को सवाल करें, मगर क्या कानून साजी की कैपेसिटी है आप पार्लियामेंटेरियंस में? जिसमें से डॉलर निकलते हैं, जो आपके पास वो डॉलरों वाली सिलाई मशीन है वो गरीब लोगों को दे दे, फिर भी हमें बजट मंजूर है। यार मुश्ताक, या इस तरह करें, मुश्ताक स्टेनोग्राफर जो आपने भर्ती किया था ना जरदारी साहब ने प्रेसिडेंसी में, 45,000 रुपए, जिसके अकाउंट से 5.5 अरब रुपए निकले थे, वो बंदा हमें भी जरा दिखा दे सर। फिर सर आपने जितनी ऑपोजिशन पकड़ के अंदर डाली ना सब बाहर हैं। जी अब साबित करें सर, पार्लियामेंट जाएगी, नून लीग इंतखाबी इस्लाहात को लेकर इलेक्शन कमीशन तक तो पहुंच गई। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जी फरमाइए। आज की लेटेस्ट खबर सिर्फ बता दूं कि आज एफआईए ने लेटर इशू किया है शहबाज शरीफ। अफनान सिर्फ 1 मिनट, सेनेटर अफनान सिर्फ 1 मिनट, अफनान सिर्फ 1 मिनट के लिए। आज एफआईए ने लेटर इशू किया शहबाज शरीफ साहब को। मैं हैरान हूं, मैं पिछले 2 महीने पहले तैयारी करता रहा कि शहबाज शरीफ साहब के नैब में जो केसेस थे वो टोटल अमाउंट कितनी थी, वो थी 7.2 अरब की। एफआईए ने जो आज लेटर इशू किया है वो 25 अरब की अमाउंट है कि सलमान शहबाज जो इस वक्त लंदन में बैठा है वो मॉडल टाउन में वजीर आला कॉम्प्लेक्स में बैठ के लोगों से रिश्वत वसूल करता रहा है। तो बाप और बेटा यानी कि हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग यही नारे लगाते रह जाए। जवाब ले लें, सवाल उस पे सर जवाब ले लें, टाइम कम रह गया। सेनेटर अफनान का जवाब ले लें। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत वाले फैसले में लिख के दिया कि कोई ऐसी चीज नहीं है, सारा कुछ झूठ का पलंदा है। आप खुदा का वास्ता लोगों को झूठ बोलना बंद करें। ये बात गलत है। आज का सवाल आप एफआईए की बात कर रहे हैं सर, फिर जहांगीर तरीन वाले एफआईए के केस की भी बात कर लेना बप्पी साहब। या तो अब जाके इदारे खुद पीछे हट जाते हैं कि जरूरत ही नहीं है हमें। खुसरो बख्तियार को कह रहे हैं बप्पी साहब, किसी ने एफआईए ने कह दिया शहबाज साहब की जरूरत नहीं है तो दे दे जमानत, फिर क्या होगा? खुसरो बख्तियार इन्वॉल्व है, वो आपके साथ बैठा हुआ है। एफआईए वाले कहते हैं कि गुलाम अफनान साहब ये फरमाइएगा, दूसरी इलेक्शन कमीशन गई चली, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। ये कह रही है कि आपके सारे वजीर करप्शन कर रहे हैं, आप हमें भाषण दे रहे हैं। आपका कौन सा वजीर है जो करप्शन नहीं कर रहा? मैं एक प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूं। रिंग रोड में आपके वजीर इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि आपके वजीर इन्वॉल्व है, चीनी में आपके वजीर इन्वॉल्व है। अगर 25 अरब रुपए शहबाज शरीफ का बेटा लेके लंदन में बैठा वो जस्टिफाइड है। आप लोग झूठे आयशा बीबी, आज का पता है सवाल क्या था? 50 लाख रुपए का चेक मिला शहबाज शरीफ साहब को, सारी उन्होंने अपने एक मुलाजिम और एक मशीनें सारी जमा करवा दी हैं। अलीमा अपना बनी गाला का महल ठीक है, ये देखिए, ये तो फिर आप दोनों जाने बगैर इल्जामात बराए इल्जामात पे रहेंगे। सर इदारों को मौसर बनाएं। मुझे बताएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुस्लिम लीग नून की है क्या? वो कह रही है कि इमरान खान चोर है, वो कह रही है आपकी हुकूमत चोर है। आप हमें बोलते हैं, आप लोगों पे झूठे केसेस बनाते हैं। एफआईए ने झूठे केसेस बनाए लोगों के ऊपर।
नारुल्लाह साहब, फैसल करीम कुंडी, सब तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इस तरह इल्जामात बराए इल्जामात तो पार्लिमानी निज़ाम को मजीद डिस्क्रेडिट करेंगे। इदारों को मौसर बनाने की कोशिश की जाए ताकि निज़ाम बेहतर तौर डिलीवर कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।